हिंदुस्तान में उसका जो आगमन हुआ एज ए ट्रेडर, व्यापार करने की, इनका ही शब्दावली का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो ये जो कंपनी है, ये बनियों की कंपनी है। द सेम वर्ड वॉज गिवन बाई दिनकर, यही शब्द दिया गया, बनियों की कंपनी। और बनिया जो है उसका मुख्य मकसद होता है टू अर्न बेनिफिट, यानी कि कुछ धन का अर्जन करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। यदि हम उसके मेन मोटिव लाभ पर हम प्रहार करेंगे, ये रुक जाएगा, तो उसका उस एरिया में अभिरुचि रुक जाएगा, अभिरुचि घट जाएगी। जब अभिरुचि घट जाएगी तो वह जो है किसी नए मुल्क, नए क्षेत्र का तलाश करेगा जहां पर वो लाभ कमा सके। और गांधी भी वैश्य जाति के थे। इनको पता था कि अंग्रेजों का जो मूल मकसद है, रूल नहीं करना है, केवल शोषण करने के लिए रूल करना है। पूरी मशीनरी का निर्माण केवल शोषण हेतु ही किया गया है, चाहे प्रशासन हो, चाहे न्याय हो, जो भी हो, रेलवे हो, टेलीग्राफ हो, जितना भी। तो यदि हम उस पर प्रहार करेंगे तो उनका अभिरुचि इंडिया में घट जाएगा, और घटेगा तो वो तिलमिला जाएंगे और धीरे धीरे सैने सैने हिंदुस्तान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट द आइडिया वाज परसीव्ड बाय गांधी, द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। यही उद्देश्य है जो इसके पीछे आपको सक्रिय दिखाई देता है। गांधी का सोच था, इतिहासकार लोग कहते हैं कि देखो जी, ये साम्राज्य है और ये है सहयोग, ये एम्पायर है और ये है कोऑपरेशन। इन दोनों में कोएग्जिस्टेंस होता है, एक पूरकता का संबंध होता है। साम्राज्य एग्जिस्ट बिकॉज वी सपोर्ट द एम्पायर। साम्राज्य इसलिए स्थिर होता है क्योंकि हम उसको स्थिर बनाने में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि हम सरकार को देते हैं टैक्स। इससे क्या होता है कि उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, साथ ही साथ उनका एक्सपेंसेस को हम मेंटेन करते हैं, खर्च जो है हम दे देते हैं। उनका स्कूल और कॉलेज चलते हैं क्योंकि हम उसमें पढ़ने जाते हैं, इसलिए चलते हैं। उनका कोर्ट काम करता है क्योंकि हम उसमें अपने आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं। हम उनके दरबार को स्वीकार करते हैं, उनके पुरस्कार को स्वीकार करते हैं, और उनके लिए हम नौकरी करते हैं, हम सर्विस प्रदान करते हैं, चाहे छोटा ही नौकरी क्यों ना हो। ये सब चलता है, इसीलिए साम्राज्य स्थिर होता है। यदि हम इन सबको कट कर दें, विड्रॉ कर दें, तो पूरी सरकार की मशीनरी पैरालाइज हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। और सरकार जब निष्क्रिय हो जाएगी तो एनार्की फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगा, और एनार्की में एक्सप्लॉइटेशन संभव नहीं है। और ये सब होगा विदाउट एनी वायलेंस। इसमें हमको किसी को मारना भी नहीं है, केवल कहना है कि मैं आपका सामान खरीदना नहीं चाहता, मैं आपके विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपके वकील, आपके लॉ का हम बायकॉट करना चाहते हैं। और यही उनका जो है आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन है। समझ गए बात? इस बात को लेकर के टैगोर और गांधी में कुछ फ्रिक्शन भी है। टैगोर साहब ने इसका आलोचना भी किया है गांधी का, पढ़िएगा कि गांधी जी स्कूल का आप करते हैं बहिष्कार, सामान का बहिष्कार करते हैं, क्या आपके पास स्कूल है? टैगोर ने कहा कि गांधी जी आपके पास स्कूल है, क्या आपके पास उतना कपड़े हैं, उतनी वस्तु है ताकि अपने लोगों के जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर सके? तो जब तक आपके पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, तब तक इसे बायकॉट करना एक सनक है, मैडनेस है।
गांधी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, कहा कि टैगोर जो है इज ए पोएट एंड पोएट लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन। उन्होंने कहा कि पोएट ऑफनली लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन। कवियों का अपना एक वर्ल्ड होता है, इमेजिनेशन का वर्ल्ड। तो खैर दोनों बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं, है ना। उन्होंने गुरुदेव कहा तो उन्होंने महात्मा कहा। तो बड़े लोगों में कुछ वैचारिक मतभिन्नता होते हैं, वो जाहिर है, लेकिन यह आइडिया जो है कारगर साबित हुआ। और इस आइडिया को हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देख सकते हैं कि जब जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार एक्ट बनाए गए और अमेरिका के लोगों ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वहां भी अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार को अपने सारे अधिनियम को बारी बारी से वापस लेना पड़ा। तो पीसीएस में हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम इतना बखान करें, लेकिन 8 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखा जा सकता है। उसमें दिनकर का हम जिक्र नहीं करेंगे, हम केवल मेन पॉइंट का जिक्र करेंगे कि उनका जो असहयोग है उसके पीछे उनकी क्या रणनीति थी। ठीक है, पहले हम समझा लेते हैं, फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस पर विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू है। गांधी छोड़ करके कई नेता कहते हैं कि दिस मूवमेंट वाज ए फेलियर, असफल है। ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल है कि आपने 1 साल में स्वराज्य देने की बात कहा। यू हैव मेड ए प्रॉमिस टू गिव स्वराज विद इन 1 ईयर, बट यू फेल्ड टू गेट इट। आप इसे प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी बात कि सरकार ने कुछ कंसेशन भी नहीं दिया आपको, यानी कि नो कंसेशन वाज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ दिस मूवमेंट। इस आंदोलन के समाप्ति के बाद भी कोई कंसेशन नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे सीडीएम है, उसके बाद गांधी रिबन पैक्ट होता है, कुछ मिलता है, लेकिन यहां तक कुछ नहीं मिलता है। यहां जो है लॉर्ड रीडिंग हम देख रहे हैं कि लगातार मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए उतारू है, आतुर है। तो सवाल पैदा होता है कि न तो स्वराज्य मिला, न तो कंसेशन मिला, तो क्या हम मान लें इट वाज ए फेलियर? नहीं। हमारे पास तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि डिस्पाइट सम लिमिटेशन इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। कुछ कमियों के बावजूद भी यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा। हां, कुछ सीमाएं हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि असहयोग का प्रभाव क्या रहा और किस प्रकार इस बात को हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि नहीं साहब, यह आंदोलन असफल नहीं रहा, यह सफल रहा। देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने नेशनल मूवमेंट के उद्देश्य को इतना स्पष्ट जो है रूप से दिया। स्वराज्य डिफाइन नहीं किया कि व्हाट काइंड ऑफ स्वराज्य इट वुड बी, लेकिन बताया कि वी हैव टू फाइट फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज्य। हमें स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना। तो सबसे पहला इसका जो है रिजल्ट तो यही रहा, इंपैक्ट यही रहा कि इसने स्वराज्य के लक्ष्य को हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट का फोकल पॉइंट बना दिया कि अब संघर्ष होगा तो इसी के लिए किया जाएगा। यह इसका सबसे पहला लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने कांग्रेस के द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के जो कैरेक्टर है उसको इसने बदल दिया।
कुछ हम यहां इतिहासकारों का स्टेटमेंट हम कोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक हिस्टोरियन है रविंदर कुमार, हालांकि इन लोग का नाम नहीं देना है एग्जाम में क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, बस जानकारी होना चाहिए। रविंदर कुमार ने लिखा कि कांग्रेस, एक नया पेज लेते हैं। रविंदर कुमार ने कहा कि नेशनल मूवमेंट बिफोर गांधी represented the classes, not the masses। समझिए कितना बढ़िया है कि गांधी के अराइवल से पहले जो राष्ट्रीय मूवमेंट है उसका आधार वर्ग था, कुछ क्लास, मास नहीं था, अब बन गया। एनसीएम जो है उससे बना दिया, अब मास बना दिया। यानी कांग्रेस वाज नाउ रिप्रेजेंटिंग द मासेस रादर देन क्लासेस। ठीक है, पहले क्या था कि इट वाज ए एलीट मूवमेंट, एलीट मूवमेंट, एलीट मूवमेंट, यानी कुछ अभिजात वर्गीय लोगों का आंदोलन था। दैट वाज क्रिएशंस ऑफ सम लॉयर्स, सम डॉक्टर्स, सम लैंडलॉर्ड्स, सम जर्नलिस्ट। था कि नहीं बताइए? लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार 1888 में तत्कालीन वायसराय डफरिन ने जो उपहास उड़ाया था कि कांग्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है माइक्रोस्कोपिक, बोला था माइनॉरिटी, कुछ सूक्ष्म लोगों तक ही कांग्रेस सीमित है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये एनसीएम का दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली दफा ऐसा हुआ, एक ऐसा मूवमेंट जिसने कई बैरियर्स को तोड़ दिया, कई बैरियर्स को तोड़ दिया। इसमें पीजेंट भी भाग ले रहा है, इसमें वर्कर्स भी भाग ले रहा है, इसमें आर्टिजन भी भाग ले रहा है, इसमें ट्रेडर्स भी भाग ले रहे हैं, इसमें दुकानदार भी भाग ले रहे हैं, इसमें कुछ प्रोफेशनल्स लोग भी भाग ले रहे हैं, इसमें हिंदू भाग ले रहा है, इसमें मुस्लिम भाग ले रहा है, इसमें पंजाब के सिख भाग ले रहा है, इसमें विद्यार्थी भाग ले रहा है, इसमें महिलाएं भाग ले रही है, इसमें ट्राइबल भाग ले रहा है। यानी इसमें प्रकारांतर से लगभग पूरा इंडिया भाग ले रहा है। यह इसका दूसरा प्रभाव है, कई सीमाओं को तोड़ दिया। देख सकते ये यदि शहर में रहता है तो गांव में रहता है। ये कुछ इसमें हम देखते हैं कि यहां के जो पूंजीपति वर्ग है, पूरा तो नहीं, उनका भी इसमें रोल रहा है, खुल के नहीं। तो ये दूसरा जो है उसका सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है। ठीक बात है। तीसरा हम क्या देखते हैं, अभी हम लोग लिख लेंगे। तीसरा हम क्या देखते हैं, इस मूवमेंट के द्वारा भारत को
राष्ट्र निर्माण हेतु और साम्राज्यवाद के पतन के लिए कार्यक्रम दिया, जहां पॉजिटिव सकारात्मक प्रोग्राम से राष्ट्र का निर्माण होगा, वहीं नेगेटिव कार्यक्रम से साम्राज्य का ध्वंस होगा, टूटेगा, सामान नहीं खरीदेंगे, पंचायत का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, यह इसका दूसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है, और ये एग्जाम में अलग से आ भी सकता है, कई बार आया भी है। अब देखिएगा, कई बार पूछा है मैंने पहले के पेपर में कि असहयोग आंदोलन के रचनात्मक और नकारात्मक जो है कार्यक्रमों का विवेचना कीजिए, पूछा भी है, इंडिपेंडेंट पूछा है, बड़ा क्वेश्चन है ये। नंबर 4 हम क्या देखते हैं, इसका जो प्रभाव है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इसके अंदर गिरफ्तारी हुई, यानी इसमें अरेस्ट होने वाले लोग की संख्या बहुत ज्यादा रही। लगभग माना जाता है कि 20,000 के संख्या में लोगों ने अपनी गिरफ्तारी की, जो कहीं ना कहीं शो करता है कि ब्रिटिश सरकार का जो एक खौफ है वो लोगों के मन से गांधी जी बाहर कर रहे हैं। और इस पूरी गिरफ्तारी में अमेजिंग बात है कि 2/3 इसमें गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम भाई थे, 2/3। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नंबर 5, इसका 5वां सबसे बड़ा इंपैक्ट यह रहा कि राष्ट्र को एक अखिल भारतीय मिला, नेतृत्व मिला गांधी के रूप में। राष्ट्र को एक मिला कार्य पद्धति मिला, कार्य पद्धति मिला। वो कार्यक्रम था, ये कार्य पद्धति है। और ये क्या है? स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल जिसे बोलते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष का कार्य पद्धति मिला। यहां आंदोलन होगा, यहां पर ये सब होगा, ये होगा काम, राष्ट्र का निर्माण होगा, विराम की अवस्था। ठीक है, और साथ ही साथ इसने जो है एक सेकेंड जनरेशन के नेतृत्व को भी जो है इसने तैयार किया। गांधी के साथ कई लोग लगे रहे, राजेंद्र बाबू से लेकर के महादेव देसाई से लेकर के कई लोग लगे रहे। तो कहने के लिए 5 लैंडमार्क जो है इसका इंपैक्ट हमको दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम करेंगे कंक्लूड, तो वहां कह सकते हैं कि पहली बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक अखिल भारतीय राष्ट्रवाद जो है उभर कर आया, जिसमें विस्तार भी और जन भागीदारी भी काफी व्यापक था, काफी अभूतपूर्व था और अविस्मरणीय था। तो ये इतना जो है हम लोग को दिमाग में रखना है, किताब नहीं लिखना है, रिसर्च नहीं करना है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इसका पूरा सारांश जो है उभर कर यही आता है। इसको हम कई किताबों से हमने लिया है, सब में मोर और लेस कुछ फैक्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन मूलतः जो है यही आपको प्रभाव के रूप में इसको रखना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर कोई दूसरा होगा। होता क्या है कि हम अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते, सारे पॉइंट्स जो है संगठित नहीं रहते हैं। यदि हम उसी पढ़ाई को जो हम पढ़े हैं, यदि हम कायदे से अपना लिख के आ जाते हैं तो नंबर उसमें मिल जाएगा। लेकिन जल्दीबाजी में, अस्थिरता में पता लगा कुछ छूटा, कुछ लिखाया, और लिखाया तो क्या असंगठित है। तो कोशिश करना है कि जो भी आपका, देखिए मेंस की तैयारी एक अलग तैयारी होती है। हमने भी अनुभव किया है कि हमको सबसे इजी मेंस लगता है, कारण लिखने आपको आता हो, बस लिखने आता हो, प्रैक्टिस किए हैं, तो मेंस निकालना प्री से ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें सामने एक पेपर होता है, उसके बारे में आइडिया होता है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, 4 ऑप्शन में आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन उसमें ऐसा कम होता है कि आपको नहीं आता है,
समस्या होता है कि इसको कैसे लिखा जाए, है कि नहीं। चलिए अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। देखिए, असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, इन बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान एवं प्रभाव। सबसे पहली बात तो यह है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था, इसमें पहली बार गांधी ने अपने द्वारा बनाए गए असहयोग के प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। उसमें अली बंधु और मोतीलाल का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उसी समय जो है कुछ नेताओं ने उसका विरोध कर दिया। सीआर दास ने कहा कि नहीं चलेगा, यहां तक कि लाजपत राय ने भी विरोध किया, एनी बेसेंट ने विरोध कर दिया, मदन मोहन मालवीय ने विरोध कर दिया, जिन्ना ने विरोध कर दिया, कई लोगों ने विरोध किया था। ये तो मोतीलाल नेहरू साहब थे और शौकत अली और मोहम्मद अली थे, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, कुछ नया जो है तरीका है, इस पर अमल किया जाए, इनको मौका दिया जाए। तो उनके समर्थन से कलकत्ता अधिवेशन में गांधी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। फिर कहा कि नागपुर में पुनः जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली भूमिका तो वहीं दिखाई दे दी जब कलकत्ता में उत्तर प्रदेश के नेताओं ने गांधी पर भरोसा जताया कि ठीक है, आपको हम मौका दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अक्टूबर 1920 में यूपी कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन का बैठक मुरादाबाद में हुआ और जिसका अध्यक्षता जो है डॉक्टर भगवान दास के द्वारा किया गया। उसमें यूपी के और बाहरी नेता भी सम्मिलित हुए। गांधी, मालवीय, नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू, अली बंधु। और इस सम्मेलन में तय किया गया कि उत्तर प्रदेश भी गांधी के इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगा, यानी कि असहयोग के प्रस्ताव को यहां पर समर्थन दिया गया। तो यूपी का सबसे पहला भूमिका तो यह दिखाई देता है। कलकत्ता के बाद दूसरा भूमिका दिखाई देता है कि इलाहाबाद में ही खिलाफत कमेटी का जो मीटिंग हुआ था जून 1920 में, वहीं पर खिलाफत कमेटी ने तय किया कि हम खिलाफत के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए हम गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग के प्रस्ताव को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं, यानी लीग भी उनके साथ खड़ी रहेगी। यानी हिंदू मुस्लिम एकता का जो है रास्ता इलाहाबाद से ही जो है प्रशस्त दिखाई पड़ता। हालांकि इसके पहले मीटिंग हुआ था, लेकिन यहीं से जो है समर्थन देने का घोषणा किया गया। तीसरा है कि जब गांधी के द्वारा इस आंदोलन के समय में सकारात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया, उसका व्यापक समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। चाहे वकालत छोड़ने की बात हो, चाहे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात हो, चाहे स्कूल छोड़ने की बात हो, काशी में विद्यापीठ, अलीगढ़ में विद्यापीठ स्थापित करने की बात हो, इन सभी चीजों का हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें व्यापक जो है समर्थन दिखाई देता है। साथ में गिरफ्तारी में भी यहां के नेताओं की भूमिका रही। बाप बेटा पहली बार जो है जेल गए, मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू दोनों। अली बंधु भी सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था इसी टाइम में, उस वक्त अक्टूबर 1921 में आगरा के अंदर एक
खिलाफत का नेता है, हसरत मोहानी के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन दोबारा आयोजित हुआ और उसमें कहा गया कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आएगा तो उसका विरोध करने के लिए जो कांग्रेस ने प्रस्ताव खींचा है, बनाया है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका भी सक्रिय होगी। तो ये भी देख सकते हैं। इसी वक्त क्या होता है कि अवध किसान सभा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा करके इस आंदोलन को फलीभूत करने में उनकी भूमिका हमको दिखाई पड़ती है। इसके बाद फरवरी 1922 में 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित होता है, जिसमें मैंने चर्चा भी किया था। कुछ सिपाहियों के द्वारा एक किसानों के जुलूस पर गोली चलाई गई और जिसका परिणाम हुआ कि आक्रोशित किसानों ने उस थाने में आग लगा दी और उसमें जो है लगभग 22 जो है पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए और यहीं से जो है गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को वापस ले लिया। इन बिंदुओं के माध्यम से हम रेखांकित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि यूपी का भी इस आंदोलन में भूमिका कहीं से भी कमतर नहीं थी। यही तो नोट करना है आपको। यदि ये प्रश्न आता भी है तो थोड़ा परिचय देने के बाद भाई क्या था असहयोग आंदोलन, इन बातों को लिख दिया जाए तो मुझे लगता है कि 125 वर्ड्स का यदि आता है 8 नंबर वाला, ठीक है, या 12 नंबर का जो आता है 200 वर्ड्स का, इसमें जब क्या लिखेंगे? इसे बताओ, लिखेंगे तो अगला प्रश्न छूटेगा। इसे उतार लीजिए, मैं बोल देता हूं फटाफट। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इसे नोट ही कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि नहीं सर इसको जो है लिखवा दीजिए तो ठीक है। ये कहां लिखे थे? ये नहीं लिखे थे ना? आपके लिए मैं लिखवाता हूं। आपने कहा ना किसी तरह पास करिए आप, ठीक है ना? संतोषम परम सुखम, है कि नहीं? चलिए लिखिएगा। हेडिंग रहेगा असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान या प्रभाव। दोनों पूछता है, दोनों बातें या भूमिका, तीनों बात वही है। योगदान भी वही है, प्रभाव भी वही है, या भूमिका है आएगा तब भी होगा, या विस्तार आता है तब भी यही उत्तर लिखा जाएगा। लिखिए